हेलो स्टूडेंट। आज दूसरा लेक्चर हम लोगों को पढ़ना है अबाउट सरफेस एक्टिव एजेंट दैट इज सोप और डिटर्जेंट। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने पहला वाला वीडियो जो प्यूरिफिकेशन पे आया था उसको कंप्लीट कर लिया होगा। मैंने तो उसको एक शॉर्ट में बनाया था, लेकिन आई थिंक यूट्यूब पर वो 2 पार्ट में आया है, तो दोनों पार्ट कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर इस वाले वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज सरफेस एक्टिव एजेंट। सरफेस एक्टिव एजेंट जिसे हम लोग क्लेंजिंग एजेंट भी कहते हैं। क्लेंजिंग एजेंट जैसे कपड़ों में जो दाग धब्बे लग जाते हैं, ग्रीस का धब्बा लग गया, सब्जी का धब्बा लग गया, तो उसको हटाने के लिए जिन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें सरफेस एक्टिव एजेंट या क्लेंजिंग एजेंट भी कहते हैं। और आपने को ये मालूम है ये 2 प्रकार के हैं, एक सोप और दूसरा सिंथेटिक डिटर्जेंट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से बता दूं कि जो सरफेस केमिस्ट्री वाली बुकलेट है, इस बुकलेट के पेज नंबर 37 पर थोड़ा सा डिटर्जेंट लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारी बातें बुकलेट में नहीं लिखी हुई हैं। तो आप लोग ऐसा करेंगे कि पेज नंबर 40 से को खाली पड़ा हुआ है उसमें चीजों को नोट करेंगे। जिन बच्चों के पास बुकलेट नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब कुछ बोर्ड पे लिखूंगा, तो पॉज कर करके वो नोट्स बनाते चले। ठीक है, और जिनके पास बुकलेट है वो पेज नंबर 40 पर चीजों को लिखेंगे। सुनो बेटा, तो सरफेस एक्टिव एजेंट, क्लेंजिंग एजेंट, कपड़ों पे लगी गंदगी को हटाने वाले जो साबुन और डिटर्जेंट होते हैं उन्हें कहते हैं सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट। अभी इनको डिटेल में अपन को पढ़ना है। उससे पहले सोप और डिटर्जेंट दोनों में एक प्लस पॉइंट है और एक माइनस पॉइंट है, तो पहले उस प्लस और माइनस को जरा देख लें। जैसे सोप की अगर बात करें तो सोप में प्लस पॉइंट ये है कि दे आर 100% बायोडिग्रेडेबल, और माइनस पॉइंट सोप में ये है कि अगर हमारा जो वाटर है जिसमें हम कपड़े को धो रहे हैं, अगर वो वाटर हार्ड वाटर है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट है, तो वहां पर सोप की एफिशिएंसी जो होती है वो कम हो जाती है, झाग का जो फॉर्मेशन होता है वो कम हो जाता है। बट लेस एफिशिएंट, ये बेटा इनका ड्रॉबैक है, बट लेस एफिशिएंट इन हार्ड वाटर। ये सब क्यों होता है ये सब मैं समझाऊंगा। अभी जरा इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस बता दे रहे हैं, दोनों का एक प्लस पॉइंट बता दे रहे हैं और एक माइनस पॉइंट बता दे रहे हैं। डिटर्जेंट में क्या है, डिटर्जेंट में प्लस पॉइंट ये है कि हार्ड वाटर में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सॉफ्ट वाटर है तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो अनइफेक्टेड इन हार्ड वाटर and some detergent can work in ice cold water। बर्फ के जैसा ठंडा पानी भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो भी सिंथेटिक डिटर्जेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो नॉर्मली बिहेव करते हैं। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट का प्लस पॉइंट ये हो गया कि ना इनको हार्ड वाटर में कोई फर्क पड़ता है और ना इनको आइस कोल्ड वाटर में कोई फर्क पड़ता है, दोनों में ही अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन इनका नेगेटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट ये है दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। राइट है, तो सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट का छोटा सा बेसिक पॉइंट मैंने आपको बताया। अब इसको भी हम थोड़ा सा पढ़ाएंगे और इसको भी थोड़ा सा पढ़ाएंगे। सुन लीजिए, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ये पूरा टॉपिक जो ये वीडियो बन रहा है इट इज टोटली फ्रॉम एनसीईआरटी।
एक एक लाइन, एक एक शब्द एनसीईआरटी का ही हम लिखवा रहे हैं, राइट। तो आइए जरा सबसे पहले डील किया जाता है सोप को। आप वीडियो को बीच में पॉज करके चीजों को नोट कर सकते हैं, नोट्स जरूर बनाइएगा। देखते हैं सबसे पहले बेटा सोप बोले तो साबुन। सोप क्या होते हैं सबको मालूम है, सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। एसिड का मतलब ही होता है RCOOH और फैटी एसिड का बेटा मतलब होता है जब R में कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा हो, 10 कार्बन, 12 कार्बन, 15 कार्बन, 17 कार्बन। तो R की वैल्यू जब बहुत ज्यादा होती है तो इन्हीं एसिड को हम कहने लगते हैं फैटी एसिड। अभी मैं एग्जांपल लिखवाऊंगा, उससे पहले तो ये मान लो बेटा कोई फैटी एसिड है, हमने इसका H+ हटाया और हमने इसका सोडियम सॉल्ट बना दिया। यस, दिस इज सोप। या आप सोडियम सॉल्ट के स्थान पर आप इसका पोटेशियम सॉल्ट बना सकते हैं। यस, दिस इज सोप। सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट में एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि सोडियम सॉल्ट जो होता है ये हार्ड होता है और पोटेशियम सॉल्ट जो होता है ये सॉफ्ट होता है, इसीलिए से हम लोग सॉफ्ट सोप भी कहते हैं। हार्ड सोप होने के कारण इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं वॉशिंग में, इसलिए हम लोग इसको वॉशिंग सोप भी कहते हैं। और सॉफ्ट होने के कारण इसका इस्तेमाल हम लोग नहाने में करते हैं, बॉडी पे कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बॉडी सोप भी कहते हैं। बाबा क्लियर हो गया? तो पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि सोप होते क्या है। दूसरा पॉइंट यहां पे बताना चाहेंगे कुछ फैटी एसिड के एग्जाम्पल ऑफ फ्यू फैटी एसिड। तो यहां पर जैसे आपको बता दूं मैं, तीन फैटी एसिड में आपको बता दे रहा हूं। पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड एंड लॉरिक एसिड। देखिए एसिड है तो फार्मूला तो वही होगा RCOOH। अब बात यह है कि R में कितने कार्बन होंगे, तो एक थोड़ा सा टेक्निक है याद करने का। P फॉर पामिटिक, P फॉर 15, मतलब पामिटिक एसिड का जो एल्किल ग्रुप होगा उसमें 15 कार्बन होंगे, इसलिए फार्मूला क्या बन गया C15, 15 दूनी 30 और 1 31, S31 COOH। आप सोच रहे होंगे ये मैंने कैसे बना दिया, 15 दूनी 30 और 1 31। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एल्किल ग्रुप का फार्मूला होता है CnH2n+1। तो 15 रखेंगे तो 15 दूनी 30, 30 और 1 31, राइट। S फॉर स्टेरिक, S फॉर 17, मतलब इसके एल्किल ग्रुप में 17 कार्बन होते हैं, तो फार्मूला क्या बन गया C17, 17 दूनी 34, 34 और 1 35। दिस इज स्टेरिक एसिड। ये दोनों मैंने आपको याद करवा दी। अब मेरी बात सुनो बेटा, लॉरिक एसिड, ध्यान रखिएगा, लॉरिक शब्द कहीं पर भी आए, लॉरिक शब्द का मतलब होता है ओवरऑल 12 कार्बन। कितना? 12 कार्बन। अब 12 कार्बन में से एक कार्बन तो COOH के रूप में अलग हो गया, तो एल्किल ग्रुप में कितने कार्बन बचे होंगे? 11 कार्बन बचे होंगे, इसलिए लॉरिक एसिड का फार्मूला बनेगा C11H23COOH।
ध्यान रखिएगा, P फॉर पमिटिक, P फॉर 15, एल्किल ग्रुप में 15, S फॉर स्टेरिक, S फॉर 17, एल्किल ग्रुप में 17। लेकिन लॉरिक का मतलब होता है, लॉरिक का मतलब होता है ओवरऑल 12 कार्बन। ओके, तो ये आप पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट, तो आफ्टर व्हाट आर सोप, हार्ड सोप, सॉफ्ट सोप एंड एग्जांपल ऑफ फैटी एसिड। नेक्स्ट, हम लोग बात करेंगे सोप का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सब कुछ एक्सक्लूसिव फ्रॉम एनसीईआरटी है, ये 12th की एनसीईआरटी में दिया गया है। मेथड, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेथड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो, हम लोग सोप को कैसे बनाते हैं, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी इजी। लेकिन उसको बताने से पहले मैं ऑर्गेनिक की एक रिएक्शन आपको रिवाइज करवा दूं, आपको अच्छा लगेगा। आपने ऑर्गेनिक में रिएक्शन पढ़ा होगा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम लोग एल्कोहल से कराते हैं, आपको याद आ गया होगा। इस रिएक्शन का नाम होता है ईस्टरिफिकेशन। कुछ याद आया? इसमें क्या होता है, एसिड का OH और एल्कोहल का H अलग हो गया, वाटर जो है इलिमिनेट हो गया और ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ गया और ये ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज ईस्टर, हमारे बच्चों को मालूम होगा। दिस लिंकेज इज कॉल्ड ईस्टर लिंकेज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। सुनना बेटा, तो एसिड प्लस एल्कोहल इज इक्वल टू ईस्टर, और ईस्टर को वापस से इन दोनों में बदला जा सकता है। प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस आइदर इन एसिडिक मीडियम or in alkaline medium, this is called hydrolysis. Right? ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने इसलिए बताया ताकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको प्रॉब्लम ना है, ठीक है। तो एसिड प्लस एल्कोहल इज इक्वल टू ईस्टर, ईस्टर बोले तो RCOOR। ईस्टर से वापस से एसिड और एल्कोहल में जाना है तो हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। होता क्या है डियर, RCO के आगे वाला जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड बेटा ऐसे ब्रेक होगा, बताओ बेटा, इसको वाटर का माइनस को मिल जाएगा वाटर का प्लस, और इस प्लस को मिल जाएगा वाटर का माइनस। तो देखो बेटा, वापस से ये एसिड बना लिया और वापस से ये एल्कोहल बना लिया, अलग क्या हो गया, वाटर। ठीक है, जब एल्कोहल आप पढ़ोगे तो आपको यहां पे बताया जाएगा कि वाटर के पास जो ऑक्सीजन होता है वो एसिड वाला ऑक्सीजन होता है। कौन सा ऑक्सीजन होता है ये, दिस ऑक्सीजन इज कम्स फ्रॉम एसिड। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि हम लोग सोप को कैसे बनाते हैं, आपको समझ में आएगा। सुनो बेटा, सुना, इसको लिखा रहने देने। आपने एक एल्कोहल सुना होगा, ग्लिसरॉल। Glycerol is a trihydric alcohol. This is glycerol. ठीक, इस ग्लिसरॉल का हायर फैटी एसिड, स्टेरिक एसिड, पामेटिक एसिड, लॉरिक एसिड के साथ हम ईस्टर बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, ईस्टर। सुनना, ये अल्कोहल होगा और 3 एसिड होंगे, RCOOH, 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 वाटर अलग हो गया, ईस्टर बन गया। तो क्या बना ईस्टर, ये तो बना ईस्टर, एक बार दिखा मैंने।
ये ग्लिसरॉल का हायर फैटी एसिड के साथ बना ये ट्राई ईस्टर कहलाता है, ट्राई ग्लिसराइड या फैट। और इसी ट्राई ग्लिसराइड, इसी फैट से हम बनाते हैं सोप। ओके, तो दिस इज कॉल्ड ट्राई ग्लिसराइड और फैट, दैट इज ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। बात समझ में आ रहा है? तो ये नेचुरल सब्सटेंस से हमें प्राप्त हो जाता है ट्राइग्लिसराइड। इस ट्राइग्लिसराइड का हम लोग करवाते हैं हाइड्रोलिसिस इन एल्केलाइन मीडियम। एसिड में भी करा सकते हो, एल्केलाइन में भी करा सकते हो। हमें सोप बनाना है, इसलिए हम एल्केलाइन मीडियम में कराते हैं। उम्मीद करते हैं ये पढ़ाने से आप समझ गए होंगे क्या हुआ होगा। RCO के आगे वाला भाग कटेगा, माइनस को मिल जाएगा, बोलो वाटर का प्लस, और प्लस को मिल जाएगा वाटर का माइनस। और इस प्रकार से आप देखिए ये ट्राइग्लिसराइड का हाइड्रोलिसिस हो गया। ये मैं रब कर दे रहा हूं, ट्राइग्लिसराइड का हाइड्रोलिसिस हो गया, आपको यहां पर ग्लिसरॉल मिल गया। और हायर फैटी एसिड अलग हो गया। प्लीज अब जरा ध्यान से सुनिएगा, रिएक्शन में आपने बेस लिया है और प्रोडक्ट में क्या बना, एसिड। तो जाहिर सी बात है, एक बर्तन में शेर और बकरी को बंद कर दोगे तो एक ना एक तो खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि शेर बकरी को खा जाएगा। तो एसिड बेस के साथ एडजस्ट कर ही नहीं सकता है, ये एसिड तुरंत अपने सोडियम सॉल्ट में बदल जाएगा। इसलिए यहां पर आपको फैटी एसिड नहीं मिलेगा, बल्कि फैटी एसिड का सोडियम सॉल्ट मिलेगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, सोप। राइट बेटा, तो बताओ सोप कैसे प्राप्त किया आपने। नेचुरल सब्सटेंस है ट्राइग्लिसराइड, दैट इज फैट। दे आर ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड हायर फैटी एसिड। ऑन एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस हो जाता है, ग्लिसरॉल अलग और सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड अलग, बोले तो सोप अलग। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सपोनिफिकेशन, क्योंकि साबुन का फॉर्मेशन हो रहा है, सपोनिफिकेशन कहलाती है ये रिएक्शन। और इसकी एक खास बात होती है जो केमिकल काइनेटिक्स में आपने हमसे पढ़ी है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है 2। ओके, सो दिस इज अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आप पॉज करके वीडियो को इसको नोट कर लीजिएगा। राइट, तो सोप 100% बायोडिग्रेडेबल होते हैं। प्रॉब्लम बस ये है कि हार्ड वाटर में लेस एफिशिएंट हो जाते हैं। सोप आर द सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। हायर फैटी एसिड, पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, लॉरिक एसिड। कैसे बनाते हैं सोप को, ट्राइग्लिसराइड दैट इज फैट का एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हमें सोप प्राप्त होता है। This reaction is called saponification and its order of reaction is 2. Next. Next point है action. Action means how they work. So आखिरकार काम कैसे करते हैं, ये शर्ट पर लगे ग्रीस के धब्बे को कैसे दूर करेंगे, गंदगी को कैसे रिमूव करेंगे, आइए देखा जाए। देखिए बेटा, सुनना, मान लीजिए एक शर्ट है, शर्ट पर ग्रीस का धब्बा लगा हुआ है, शर्ट पर ग्रीस का धब्बा लगा है जिसे मुझे धोकर दूर करना है। समझिए बेटा, ये मान लीजिए आपने शर्ट को पानी में शर्ट को भिगोया और शर्ट पर ये एक दाग लगा हुआ था, ग्रीस का दाग लगा हुआ था शर्ट पर। आपको इसको दूर करना है,
आपने साबुन को लिया और शर्ट के ऊपर घिसा, घिसने पर क्या होने जा रहा है जरा देखिएगा। ये था आपका सोप, फर्स्ट ग्रुप का सॉल्ट है, आयनिक होगा, वाटर में जाएगा और 100% आयोनाइज हो जाएगा, RCOO माइनस और Na प्लस। आपने सुनना, ध्यान सुनना, सोप हो या डिटर्जेंट हो, ये जो R है एल्किल ग्रुप लॉन्ग चेन, ये लॉन्ग चेन जिस पार्ट के साथ होता है वही पार्ट सोप या डिटर्जेंट का एक्टिव पार्ट कहलाता है। क्यों कहलाता है एक्टिव पार्ट, अभी आप यहां मैकेनिज्म में देखेंगे कि यही वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो धब्बे को दूर करता है। तो साबुन में अगर हम देखें तो साबुन में ये जो एल्किल ग्रुप है वो एनायनिक पार्ट के साथ है, सो दिस एनायनिक पार्ट इज द एक्टिव पार्ट, इज द एक्टिव पार्ट ऑफ सोप। इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। अब इस एक्टिव पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो एक्टिव पार्ट के अंदर भी दो चीजें हैं, एक ये पार्ट है एल्किल ग्रुप का पार्ट जो कि नॉन पोलर है, और एक ये पोलर पार्ट है, पोलर का मतलब चार्ज वाला पार्ट, दिस इज पोलर पार्ट। ठीक, अब देखिए आपने इस सोप को शर्ट के ऊपर घिसा, घिसने पे क्या हुआ, पहले आयोनाइजेशन हुआ, वो बेकार वाला पार्ट अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब इसका जो पोलर पार्ट है वो तो पोलर होने के कारण वाटर के इंटरेक्शन में रहेगा, वाटर इज पोलर, दिस इज आल्सो पोलर, पोलर पोलर भाई भाई एक साथ रहेंगे। और ये जो नॉन पोलर पार्ट है ये इस ग्रीस के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, बिकॉज ग्रीस इज नॉन पोलर, तो नॉन पोलर भाई भाई। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ढेर सारे सोप के पार्टिकल इस ग्रीस को, इस ऑयल को इस प्रकार से सराउंड कर लेते हैं, और इस प्रकार से सराउंड करने से ये जो ग्रीस होता है, जो धब्बा होता है, इसकी पकड़ कपड़े पे कमजोर हो जाती है, और पकड़ कमजोर होने से आपने ब्रश मारा और ग्रीस का धब्बा जो है वो पानी के साथ अलग हो गया। तो इस प्रकार से साबुन और डिटर्जेंट गंदगी को साफ करने का काम करते हैं। आप लोग मुझसे पढ़ चुके हो चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, जहां पे मैंने बताया था कि इस प्रकार से बनी हुई चीज को हम लोग कहते हैं मीसेल्स। बेटा बोलो क्या कहते हैं, मीसेल्स कहते हैं। यस, दिस इज ए टाइप ऑफ मीसेल। चूंकि नॉन पोलर पार्ट जो है वो एनायनिक पार्ट के साथ है, तो इस मीसेल्स पर चार्ज कैसा आया बेटा बोलो, नेगेटिव चार्ज आया, इसलिए इस मीसेल्स को आप कह सकते हो एनायनिक मीसेल, क्योंकि इस पर चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि जो एल्किल ग्रुप है, जो नॉन पोलर ग्रुप है, वो नेगेटिव पार्ट के साथ है, तो मीसेल पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड एनायनिक मीसेल। आपने सरफेस केमिस्ट्री में हमसे पढ़ा होगा कि मीसेल का फॉर्मेशन एक निश्चित कंसंट्रेशन के ऊपर होता है, और उस निश्चित कंसंट्रेशन को कहते हैं CMC, क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन। और साबुन के लिए CMC की वैल्यू होती है 10 की पावर -3 टू 10 की पावर -4 मोलर। मतलब मीसेल फॉर्मेशन भी हर समय पॉसिबल नहीं है, जब कंसंट्रेशन CMC से ऊपर होगा तभी मीसेल का फॉर्मेशन होगा। मीसेल भी दो प्रकार की हो सकती हैं, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो एनायनिक मीसेल, और पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक मीसेल। नेगेटिव चार्ज कब होगा, जब नॉन पोलर पार्ट एनायन के साथ होगा, तो एनायनिक पार्ट चूंकि एक्टिव है तो मीसेल पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अभी थोड़ी देर बाद आप जब डिटर्जेंट हमसे पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि कभी कभी एल्किल ग्रुप कैटायनिक पार्ट के साथ होता है तो एक्टिव पार्ट हो जाता है कैटायन, तो मीसेल पे चार्ज आता है प्लस, तो ऐसी मीसेल को हम कहते हैं
कैटायनिक मिसल। खैर अभी हम लोग साबुन पढ़ रहे हैं, तो साबुन जब भी मिसल बनाएगा एनायनिक मिसल बनाएगा, क्योंकि साबुन में जो नॉन पोलर पार्ट होता है वो हमेशा एनायन के साथ ही होता है, राइट। So this is about how they work, how they remove a impurity, एक ऑयल जो भी दाग धब्बा लगा हुआ है उसको कैसे रिमूव करता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो ये एक्टिव पार्ट है। एक्टिव पार्ट में भी दो चीजें हैं, नॉन पोलर पार्ट और पोलर पार्ट। पोलर पार्ट वाटर के इंटरेक्शन में रहता है, सरफेस पे रहता है। नॉन पोलर पार्ट ग्रीस के संपर्क में रहता है, उसके अंदर चला जाता है, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है, हमने ब्रश मारा, गंदगी जो है वो बाहर चली गई। इस प्रकार से बने स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मिसेल। नेगेटिव चार्ज है तो एनायनिक मिसेल, राइट डियर। अच्छा, अगला बेटा पॉइंट हमारे सामने ये है कि सोप का जो ड्रॉबैक था कि हार्ड वाटर में वो लेस एफिशिएंट हो जाता है, क्यों? उत्तर नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है सोप बिकम लेस एफिशिएंट। बेटा लेस एफिशिएंट का मतलब इट प्रोड्यूस लेस लेदर, झाग का फॉर्मेशन कम हो जाता है। सोप बिकम लेस एफिशिएंट means produce less leather in hard water। ऐसा क्यों होता है दिन, तो ध्यान से सुनिएगा, सब आपको समझ में अपने आप आ गया होगा। हार्ड वाटर आपको मालूम होना चाहिए कि हार्ड वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब मैं हार्ड वाटर को तो यहां नहीं पढ़ाऊंगा, इतना बता दे रहा हूं कि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं विद बाइकार्बोनेट, विद सल्फेट, राइट। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन क्या करते हैं, सुनिएगा। पानी है, हार्ड पानी है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम है, उसमें आपने अपने कपड़े को भिगोया और साबुन को आपने घिसा। देखिए जरा क्या, ये जब साबुन आपने घिसा तो आयनिक होने के कारण ये अपने कैटायन और एनायन में टूट गया। मेरी पूरी क्लास समझ चुकी है कि दिस इज द एक्टिव पार्ट। यही तो वो पार्ट है जो मिसल बना रहा, यही तो वो पार्ट है जो झाग बना रहा, यही तो वो पार्ट है जो गंदगी को दूर कर रहा। हार्ड वाटर में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन क्या करते हैं बेटा कि वो इस एक्टिव पार्ट से कंबाइन कर जाते हैं और इसको प्रिसिपिटेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? प्रिसिपिटेट कर देते हैं। जब एक्टिव पार्ट साबुन का प्रिसिपिटेट हो गया, जब एक्टिव पार्ट झाग बनाने वाला पार्ट, गंदगी हटाने वाला पार्ट प्रिसिपिटेट हो गया, तो आप बताओ क्या झाग का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। यह साबुन तब तक झाग नहीं बना पाएगा जब तक उस पानी में उपस्थित सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन खत्म ना हो जाए। अर्थात हार्ड वाटर में साबुन की बर्बादी ज्यादा होगी, इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ सोप कि यह हार्ड वाटर में अच्छे से काम नहीं कर पाता है। झाग बनाएगा लेकिन कम मात्रा में बनाएगा और साबुन की बर्बादी जो है वो अधिक होगी, राइट। आफ्टर दिस आप पॉज करके वीडियो को लिखते रहिएगा। तो हार्ड वाटर में क्या प्रॉब्लम है? एक्टिव पार्ट ऑफ साबुन जो था वो प्रिसिपिटेट हो गया, इसलिए झाग का फॉर्मेशन जो है वो कम होगा, राइट। अब कुछ और बातें हैं, ये सारी बातें एनसीईआरटी स्पेशल बातें हैं। फ्यू एक्स्ट्रा कंपाउंड आर एडेड इन सोप। कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं
जो साबुन को बनाते समय हम लोग साबुन में ऐड करते हैं, कौन कौन सी एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई है एनसीईआरटी में, तो आइए जरा वन बाय वन देखते हैं। पहली चीज लिखी हुई है ग्लिसरॉल, साथ में लिखिए ग्लिसरॉल इज एडेड इन शेविंग सोप to avoid rapid drying because it is hygroscopic। देखिए बेटा, ग्लिसरॉल जो होता है ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस वो होते हैं जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब सोप में ग्लिसरॉल उपस्थित होता है ना, तो साबुन का मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन रहता है, साबुन सूखता नहीं। आप कभी साबुन को निकालिए, देखिए वो चमकता हुआ चिकना सा रहता है, रूखा रूखा सा नहीं लगता है। आप लोगों ने ग्लिसरॉल का इस्तेमाल सर्दियों में भी किया होगा। मम्मी लोग जो है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन बना के रख देती हैं, जिसको हम लोग अपने चेहरे पे लगाते हैं और चेहरे को ड्राई होने से बचाते हैं। तो ग्लिसरॉल ड्राइनेस क्यों नहीं पैदा होने देता है? क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो अब एक कभी क्वेश्चन आ जाए कि साबुन को ड्राई होने से बचाने के लिए उसमें क्या ऐड किया जाता है, आप आंसर क्या बताओगे बेटा? ग्लिसरॉल। नेक्स्ट टू इंक्रीज लेदर, झाग की मात्रा बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज लेदर ए गम कॉल्ड रोजिन इज एडेड and it convert into sodium rosinate। ठीक है, तो साबुन में झाग की मात्रा बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें ऐड करते हैं रोजिन, जो साबुन में मिलने के बाद सोडियम रोजिनेट में बदल जाता है। आप चाहे ये याद कर लो, चाहे आप वो याद कर लो, एक ही बात है, राइट। तो सोडियम रोजिनेट हो गया और क्या हो गया बेटा? ग्लिसरॉल हो गया। कितनी बातें हो गई? दो बातें और है, जगह हमारे पास यहां पे नहीं है, मैं इसको रब कर रहा हूं, आप कॉन्टिन्यूअस लिखिएगा ऐसे ही, ठीक है। तीसरी बात, इन लॉन्ड्री सोप, fillers are added। बेटा फिलर के नाम से समझ में आ रहा होगा ना, फिलर जो खाली जगह को भरने, ठीक है। तो ये स्मूथ झाग मेंटेन रखते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं फिलर। आपको इन फिलर्स के एग्जांपल याद रखने हैं। फिलर कौन कौन से फिलर हैं आप याद रखिएगा, जैसे सोडियम रोजिनेट, यस, फिलर के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग सोडा एस भी कहते हैं, एंड बोरेक्स, right। and last point about soap, in स्काउरिंग सोप का मतलब बेटा होता है ना, जिसको बहुत कस के रगड़ के गंदगी को हटाने में इस्तेमाल किया जाए, उन्हें कहते हैं स्काउरिंग सोप। कस के रगड़ना पड़ता है इनको, ये एब्रेशन कॉज करते हैं।
तो स्काउरिंग सोप में डियर अपन लोग दो चीजें मिलाते हैं, दो चीजें स्काउरिंग सोप में दो चीजें मिलाई जाती हैं, एक एब्रेसिव एजेंट और एब्रेसिव एजेंट के रूप में हमारे पास होता है सिलिका और हमारे पास होता है प्यूमाइस स्टोन। बहुत ही हल्का पत्थर होता है, लावा में वाटर के मिलने से प्यूमाइस स्टोन का फॉर्मेशन होता है, बहुत हल्का पत्थर होता है। हम लोग कभी कभी एड़ियां, पैरों की एड़ियां साफ करने के लिए प्यूमाइस स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। तो स्काउरिंग सोप में एब्रेसिव एजेंट हम लोग मिलाते हैं सिलिका या प्यूमाइस स्टोन, और दूसरी चीज होती है बिल्डर, और बिल्डर के रूप में हम लोग मिलाते हैं सोडियम कार्बोनेट और सोडियम फॉस्फेट। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम फॉस्फेट। So this is about the soap. Listen to me. हम लोग पढ़ाए थे सरफेस एक्टिव एजेंट, क्लेंजिंग एजेंट, शर्ट पैंट में लगे हुए दाग धब्बों को हटाने में इनका इस्तेमाल करते हैं। दो प्रकार के थे, सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट। सोप का प्लस पॉइंट ये है कि 100% बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वाटर पॉल्यूशन कॉज नहीं करते हैं। नेगेटिव पॉइंट उनका ये है कि हार्ड वाटर में काम नहीं कर पाते। सिंथेटिक डिटर्जेंट का प्लस पॉइंट बेटा ये होता है हार्ड वाटर हो, आइस कोल्ड वाटर हो, सभी में काम करते हैं। और नेगेटिव पार्ट बेटा इनका ये होता है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया सोप। सोप में पहली बात आपने पढ़ी दिया सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। सोडियम सॉल्ट आर हार्ड एंड पोटेशियम सोप आर सॉफ्ट। हार्ड सोप को वॉशिंग सोप, सॉफ्ट सोप को हम लोग कहते हैं बाथिंग सोप। फैटी एसिड के एग्जांपल हमने आपको बताया स्टेरिक एसिड, पामेटिक एसिड एंड लॉरिक एसिड। फिर हमने आपको बताया इनको बनाते कैसे हैं। ट्राइग्लिसराइड फैट होते हैं, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, सल्फोनिफिकेशन कराते हैं, ग्लिसरॉल अलग हो जाता है और सोप हमारा अलग हो जाता है। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है बेटा 2। इसके बाद मैंने बताया कि हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करते हैं। तो हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो एक्टिव पार्ट होता है वो एक्टिव पार्ट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रिसिपिटेट कर देते हैं, इसलिए हार्ड वाटर में काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात मैंने इनको बताई कि हाउ दे वर्क। तो हाउ दे वर्क, एक्टिव पार्ट ध्यान रखिएगा, सोप हो या डिटर्जेंट हो, एक्टिव पार्ट उसे कहते हैं जिसमें नॉन पोलर एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है। सोप में नॉन पोलर पोर्शन एनायन के साथ है, तो एक्टिव पार्ट होता है एनायन। अब इस एक्टिव पार्ट में भी दो चीजें हैं, नॉन पोलर पार्ट एल्किल ग्रुप और पोलर पार्ट COO-। पोलर पार्ट वाटर के कांटेक्ट में रहेगा, सरफेस पे रहेगा, और नॉन पोलर पार्ट ग्रीस के अंदर घुस जाएगा, मिसल का फॉर्मेशन होगा, पकड़ कमजोर हो जाएगी, ब्रश मारेंगे और गंदगी बाहर चली जाएगी। इसे कहते हैं एनायनिक मिसल। साबुन का मिसल फॉर्मेशन एक निश्चित कंसंट्रेशन के ऊपर होता है, दैट इज CMC के ऊपर होता है, दैट इज 10⁻³ to 10⁻⁴। टेम्परेचर भी एक निश्चित टेम्परेचर के ऊपर होना चाहिए, उसे कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। लास्ट पॉइंट मैंने एनसीईआरटी से पढ़ाया कि साबुन में कुछ चीजें हम लोग ऊपर से ऐड करते हैं। ड्राइनेस से बचाने के लिए ग्लिसरॉल को ऐड करते हैं हम लोग, ग्लिसरॉल को ऐड करते हैं हम लोग। और हम लोग ने देखा लॉन्ड्री सोप में हम लोग फिलर से ऐड करते हैं। लॉन्ड्री सोप में हम लोग फिलर से ऐड करते हैं, सोडियम रोजिनेट है, सोडियम सिलिकेट है, सोडियम कार्बोनेट है और हमारे पास बोरेक्स है। स्काउरिंग सोप में एब्रेसिव एजेंट क्या होते हैं, बिल्डर्स क्या होते हैं। लेदर कंटेंट को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, रोजिन नामक गम ऐड करते हैं जो फाइनली बदल जाता है सोडियम रोजिनेट। ओके बेटा, तो सोप जो है बेटा खत्म हो गया। जिन बच्चों के पास सीट है उन्होंने पेज नंबर 40 पर इसको लिखा होगा, और जिनके पास सीट नहीं है वो अपने नोट्स बनाते हैं। अब डिटर्जेंट अपन लोग को पढ़ना। डिटर्जेंट पढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि प्यूरिफिकेशन वाले वीडियो में भी आपको लिंक मिला होगा, जिसमें आपको प्यूरिफिकेशन की सीट मिली होगी और 3rd डे और 4th डे की सीट मिली होगी। इस वीडियो के नीचे भी लिंक मैं दूंगा जिसमें 3rd डे और 4th डे का PDF पड़ा होगा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको डाउनलोड कर चुके होंगे और प्रिंट आउट उसका निकलवा चुके होंगे, क्योंकि अगला वीडियो मेरा होगा थर्ड डे ग्रुप पर। बात नंबर 1। बात नंबर 2, मैं फिर से रिपीट करना चाह रहा हूं कि मैं व्हाट्सएप पर एक टेस्ट सीरीज चला रहा हूं। जिन बच्चों को टेस्ट देने हो वो अपना नाम और बैच का नाम मुझे मैसेज कर दें 8005386809। लगभग 1500 स्टूडेंट इस पर ग्रुप पर अटैच हैं। मैं चाह रहा हूं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ते थे, अधिक से अधिक सभी स्टूडेंट अटैच हो जाए और सबको इसका फायदा मिल सके। एक तो आपको टेस्ट देने को मिल रहा है बेटा, और दूसरा आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। जो टेस्ट पेपर ले रहा हूं आप उसका सोल्यूशन मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप इस नंबर पे अपना नाम और बैच मुझे मैसेज कर दें। अब मैं काम हमारा आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमें पढ़ना है अबाउट डिटर्जेंट। सुनो बेटा, डिटर्जेंट पढ़ने से पहले चलो ऐसा करते हैं, कुछ रिवाइज करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक दो रिएक्शंस हैं, आओ उनको तो रिवाइज करते हैं। इसको थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। यहाँ पर हेडिंग प्ले रहने दीजिए, उसको रब मत करिए, हेडिंग रहने दीजिए। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन देते हैं बनाकर से ये बेंजीन और बेंजीन का रिएक्शन हमने अल्कोहल से कराया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। यहाँ पे कुछ बना होगा, जो भी बना हमने उसका रिएक्शन कराया कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड हाई टेम्परेचर। यहाँ पर कुछ बना होगा और यहाँ पर जो बना हमने उसका रिएक्शन कराया NaOH। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करिएगा और इसको अपने मन से करिएगा। ठीक, आप समझ गए होंगे कि अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, आपको याद होगा कि OH जो होता है ये बहुत ही वर्स्ट लीविंग ग्रुप होता है। ये कभी भी एल्किल ग्रुप को छोड़ नहीं सकता। अगर OH को बाहर निकालना है तो इस वर्स्ट लीविंग ग्रुप को हम एक बेस्ट लीविंग ग्रुप में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? प्रोटॉन को ऐड करते हैं, इस H+ को देखते ही ये अपने लोन पेयर को डोनेट करता है और इस प्रकार से OH2+ में बदल जाता है। अब जैसे ये OH2+ में बदला, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज आया, पूरी क्लास समझ चुकी है दिस इज अनस्टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये क्या करता है, ये इस बॉन्ड पेयर को लेकर अलग हो जाएगा एंड R के ऊपर चार्ज क्या आ गया बेटा? प्लस। दिस इज द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक कर देगा और आपको एल्काइल बेंजीन हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो गया। और मेरे स्टूडेंट जानते हैं दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने ये सब पढ़ा रखा है। आप चाहो तो अल्कोहल प्लस एसिड के स्थान पर एल्कीन प्लस एसिड ले सकते हो। आप चाहो तो एल्किल क्लोराइड प्लस लुईस एसिड भी ले सकते हो। कोई भी ऐसा सोर्स जो कार्बोकेटायन को जनरेट करे, हर उस चीज का इस्तेमाल फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में किया जा सकता है। तो ये हाइड्रोकार्बन बन गया। अब आपने इसके ऊपर क्या डाला? कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा SO3। वो SO3 पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। दिस इज अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बोले तो सल्फोनेशन। ये मेनली देखिए बेटा, होता क्या है कि अगर आप हाई टेम्परेचर लेते हैं तो पैरा प्रोडक्ट जो है ये एक्सक्लूसिवली बनता है, लेकिन अगर ये रूम टेम्परेचर होगा तो पैरा और तो लगभग बराबर मात्रा में बनते हैं। ठीक है, तो हमने हाई टेम्परेचर लिया है ताकि पैरा प्रोडक्ट जो है वो एक्सक्लूसिवली बने। तो दिस इज सल्फोनिक एसिड, दिस इज सल्फोनिक एसिड।
राइट। और इस सल्फोनिक एसिड का जब आपने बेस से रिएक्शन कराया तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हुआ, इसका H+ और उसका OH- अलग हो गया। और मैं यहां पे बना रहा हूं, ये देखो, ये देखिए सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बन गया। तो इसका नाम बेटा हो जाता है सोडियम एल्काइल फॉर दिस, बेंजीन फॉर दिस सल्फोनेट। सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट है, इसलिए कहते हैं इसको सल्फोनेट। आपको जान के खुशी होगी कि दिस इज आल्सो डिटर्जेंट। नीचे लिख सकते हैं आप। बात क्लियर है? तो बड़े एक बात बताओ, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड? तो हाइड्रोकार्बन का सल्फोनेशन कराया और सल्फोनेशन से जो बना उसका NaOH से रिएक्शन कराया, डिटर्जेंट। ओके, तो एक नॉर्मल रिएक्शन है। एक रिएक्शन और देखिए इसके ऊपर, इसको हटा दे रहे हैं तो बेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हुआ, एल्काइल बेंजीन बना, एल्काइल बेंजीन का सल्फोनेशन कराया, सल्फोनिक एसिड बना, सल्फोनिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन कराया, उसका सोडियम सॉल्ट बना। सल्फोनिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को ही हम लोग कहते हैं डिटर्जेंट, सल्फोनेट। ठीक है, एक और इस पर एग्जांपल देखते हैं, थोड़ी देर में चालू करेंगे डिटर्जेंट। एक क्वेश्चन ये देखो, मान लो मैं ये दे दूं एल्कोहल और एल्कोहल का रिएक्शन हमने सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए हैं। एल्कोहल का रिएक्शन ऑर्गेनिक एसिड से करवाइए RCOOH, या इनऑर्गेनिक एसिड से कराइए H2SO4 या HNO3 से। ये एस्टरिफिकेशन ही है, एल्कोहल का H और एसिड का OH निकलेगा। अभी थोड़ी देर पहले सोप में मैंने करा के दिखाया था, तो ROSO3H एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, और इसका रिएक्शन आप करवा दो NaOH से। फिर से एसिड बेस रिएक्शन हो गया ROSO3Na। What is this? This is sodium alkyl sulfate। आपको जान के खुशी होगी कि this is also called detergent। ओके, तो बेटा प्लीज जस्ट ये रिएक्शन में कोई याद नहीं करनी बेटा आपको, ये तो ऐसे ही बस एंजॉय करने के लिए मैंने इन रिएक्शनों को ऐसे ही बता दिया। थोड़ा ऑर्गेनिक का रिवीजन हो गया और थोड़ी भूमिका बन गई। कैसी भूमिका बन गई कि डिटर्जेंट एक्चुअली में क्या है। डिटर्जेंट, आप ध्यान दीजिए, इस रिएक्शन में एल्कोहल का सल्फोनेशन कराया और उसका सोडियम सॉल्ट बनाया। मींस क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड एल्कोहल? बता बेटा, क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड एल्कोहल? कह सकता हूं। सिमिलरली जब ये तुमने बनाया था तो आपको याद करो, आपने पहले फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से एल्काइल बेंजीन बनाया। एल्काइल बेंजीन बोले तो हाइड्रोकार्बन, और फिर उस हाइड्रोकार्बन का सल्फोनेशन कराया और उससे जो सल्फोनिक एसिड बना उसका सोडियम सॉल्ट बनाया। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन। डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन। डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड एल्कोहल। क्या नहीं बोल सकता? अंतर देखिए क्या है, अंतर देखो। हाइड्रोकार्बन का सल्फोनेशन कराने पे सल्फोनिक एसिड बना, SO3 आया।
और एल्कोहल का सल्फोनेशन कराने के बाद जो डिटर्जेंट बना उसमें SO4 आया। तो SO4 आया तो नाम में सल्फेट है, और SO3 आया तो नाम में सल्फोनेट है। ओके, तो यहां से इन दो रिएक्शनों से एक निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है कि 10 नीचे लिखिएगा, डिटर्जेंट आर सोडियम salt of either सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन का सल्फोनेशन कराओगे तो सल्फोनेट बनेगा, और सल्फोनेटेड एल्कोहल, और एल्कोहल का सल्फोनेशन कराओगे तो सल्फेट बनेगा। राइट, ओके। तो डिटर्जेंट चालू करने से पहले मैंने एक छोटी सी बात आपको बताना चाहा कि डिटर्जेंट को ऐसे भी पढ़ा जाता है कि डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट ऑफ आइदर सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर सल्फोनेटेड एल्कोहल। प्लीज बेटा याद बिल्कुल मत करिएगा, ये याद करने वाली चीज है ही नहीं। थोड़ा सोच लो, एल्कोहल सल्फोनेशन कराया, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया तो बना ROSO3H, और जिसका सोडियम सॉल्ट बनाया तो ROSO3Na, मतलब यहां पर SO4 आ रहा है, मतलब ये सल्फेट बना, सोडियम एल्काइल सल्फेट। और जब अपन लोगों ने एल्काइल बेंजीन का सल्फोनेशन कराया था तो पैरा पोजीशन पे SO3H आया था, सल्फोनिक एसिड आया था, जिसका सोडियम सॉल्ट बनाने पे सल्फोनेट बना था। तो सल्फोनेट का मतलब है SO3 आएगा और सल्फेट का मतलब है SO4 आएगा। बोथ आर डिटर्जेंट। तो निष्कर्ष यहां से निकल चुका है कि डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड एल्कोहल। ठीक है, चलो बताओ 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 बताओ, नाम बताओ इसका क्या है। चलो, सल्फोनेट या सल्फेट? सल्फेट, SO4 तो सल्फेट। और ये बोल दे ये क्या है, सल्फोनेट, SO3 आ गए। ठीक है, तो SO3 अगर शब्द आ गए बेटा तो अपन लोग इस्तेमाल करेंगे सल्फोनेट, सल्फोनिक एसिड से बना होगा, और SO4 आ गया तो हम इस्तेमाल करेंगे सल्फेट, ये सल्फ्यूरिक एसिड से बना होगा। ठीक है, तो ऐसी एक है हम लोगों ने बता दी। अब हम लोग बात करेंगे डिटर्जेंट कितने प्रकार के हैं। सुना बेटा, तो जिन बच्चों के पास बुकलेट है अब उनको कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि अब जो हम पढ़ाएंगे वो आपकी बुकलेट पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 37। ठीक, और जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअस लिखते रहे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट बेटा तीन प्रकार के। पहला बेटा है कैटायनिक डिटर्जेंट। ये जो तीन प्रकार के मैं बता रहा हूं, ये एक्टिव पार्ट पर कैसा चार्ज है उसके अकॉर्डिंग है। एक्टिव पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायनिक डिटर्जेंट। आपको जान के खुशी होगी, कैटायनिक डिटर्जेंट जो होते हैं जर्मीसाइडल होते हैं, जर्म्स को मारने का काम करते हैं। जर्मीसाइडल होने के कारण इनका इस्तेमाल हेयर शैम्पू, लिखते रहिएगा साथ में, या हेयर कंडीशनर में किया जाता है। एंड दे आर एक्सपेंसिव, एंड दे आर एक्सपेंसिव। बनाते कैसे हैं कैटायनिक डिटर्जेंट? तो जब सामने देखिए बेटा, आपने ये तो सुना होगा, व्हाट इज दिस, अमोनियम हैलाइड। अमोनियम हैलाइड है बेटा। ठीक, हमने नाइट्रोजन की चारों H को हटा दिया,
4 वैलेंसी फ्री हो गई और चारों वैलेंसियों पर हमने एल्किल ग्रुप लगा दिया, सेम या डिफरेंट. व्हाट इज दिस? दिस इज क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. और आपको जान के खुशी होगी इस क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट में किसी भी एक एल्किल ग्रुप को लॉन्ग कर दो, 12 कार्बन, 15 कार्बन, 17 कार्बन, तो यही बेटा कहलाने लगता है कैटायनिक डिटर्जेंट. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें तो देखो बेटा, ये रहा क्वाटर्नरी अमोनियम हैलाइड, क्लोराइड या ब्रोमाइड. अब 4 एल्किल ग्रुप लगाने हैं, इसमें से एक एल्किल ग्रुप क्या होगा? लंबा. भाई सोप हो या डिटर्जेंट हो, एक एल्किल ग्रुप को लंबा करना पड़ता है क्योंकि वही एल्किल ग्रुप तो ग्रीस के अंदर घुसता है और धब्बे को रिमूव करने का काम करता है. तो 3 जगह लगा दिया मान लो मिथाइल, और एक जगह लगा दिया लॉन्ग चेन सिटाइल. तो इसका नाम बेटा बन गया सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड. सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड. ओके बेटा, बात बेटा क्लियर हो रही है? अच्छा, अब जरा सभी लोग मुझे इतना बता दें, 100 पढ़ चुके हैं, या ऐसा करते हैं थोड़ा सा रब करके हम ही बता देते हैं. ठीक है, थोड़ा रब करके मैं बता देता हूं. बताने जरा. तो अगर मैं आपसे पूछूं, जब इस कैटायनिक डिटर्जेंट का आप इस्तेमाल करोगे तो जो मीसल बनेगी वो कैटायनिक बनेगी कि एनायनिक? कैटायनिक. यस, क्योंकि ये जो नॉन पोलर पार्ट है वो कैटायन के साथ है, राइट? तो इसका एक्टिव पार्ट कौन सा है? एनायन या कैटायन? कैटायन. दिस इज द एक्टिव पार्ट. तो मीसल क्या बनेगी? कैटायनिक मीसल बनेगी. आप इसको ऐसे भी लिख लीजिएगा, मान लो भाई, क्लियर है बेटा? तो ये इसका हो जाएगा नॉन पोलर पार्ट, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं होगा, और ये इसका हो जाएगा पोलर पार्ट. क्लियर? नॉन पोलर पार्ट को ये ग्रीस के अंदर घुस जाता है, इसे हम लोग हाइड्रोफोबिक पार्ट भी कह सकते हैं, तो ये वाटर रिपेलेंट होगा, और पोलर पार्ट वाटर लवर होगा, तो इसको आप लोग कह सकते हो हाइड्रोफिलिक. फिलिक मतलब लवर, वाटर लवर बोले तो पोलर, वाटर हेटर बोले तो नॉन पोलर. कैसी मिसल बनेगी? कैटायनिक मिसल बनाएगी, क्योंकि मिसल के ऊपर चार्ज क्या आएगा? प्लस आएगा. ओके, तो कैटायनिक मिसल जर्मिसाइडल होती हैं, हेयर शैम्पू और हेयर कंडीशनर में यूज होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं. दे आर द क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. बस एक एल्किल ग्रुप को लंबा कर दीजिए तो वो कैटायनिक डिटर्जेंट में बदल जाता है. कैटायनिक मिसल का फॉर्मेशन होगा. नॉन पोलर पार्ट ये है, पोलर पार्ट ये है, इनएक्टिव पार्ट ये है. ठीक है, पॉज करके लिख लीजिएगा. अब हम लोग बात करेंगे बेटा एनायनिक डिटर्जेंट की. तो डिटर्जेंट क्या होते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड एल्कोहल बोल सकते हो. प्लीज एक बार आंख बंद करके सिर्फ सोच लो, एल्कोहल का सल्फोनेशन कराया तो ROSO3H बना, जिसका सोडियम सॉल्ट बनाया ROSO3Na, मतलब अंदर आ रहा है सल्फेट, तो सोडियम एल्काइल सल्फेट बोलो. और बेंजीन का फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराने पर एल्काइल बेंजीन बना, जिसका सल्फोनेशन कराने पर सल्फोनिक एसिड बना. सल्फोनिक एसिड का मतलब है RSO3H, जिसका सोडियम सॉल्ट बनाओगे RSO3Na.
तो SO3 का मतलब है सल्फोनेट। तो डिटर्जेंट जो होते हैं वो सल्फोनेट भी होते हैं जब SO3 हो, और सल्फेट भी होते हैं जब बीच में SO4। तो डिटर्जेंट की डेफिनेशन ये भी बन जाती है कि डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन और सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड एल्कोहल। एक में SO3 होगा, एक में SO4 होगा। SO3 बोले तो सल्फोनेट, SO4 बोले तो सल्फेट, राइट। पहला एग्जांपल हम दोनों पढ़ा, कैटायनिक डिटर्जेंट जर्मिसाइडल होते हैं, क्वार्नरी सॉल्ट होते हैं, एक आर को लंबा कर देंगे, सिटाइल 16 कार्बन का होता है, 16 दूनी 32, 32 और 33। अब हम लोग बेटा बात करेंगे एनायनिक डिटर्जेंट की। एनायनिक डिटर्जेंट दूसरा है बेटा, एनायनिक डिटर्जेंट एक एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा है, यूज्ड इन टूथपेस्ट। और अभी मैंने जो दो रिएक्शनें लिखवाई थी वो एक्चुअली में एनायनिक डिटर्जेंट के ऊपर ही तो लिखवाई थी, मतलब बेटा ROSO3Na तो ये सल्फेट हो गया, और RSO3Na तो सल्फोनेट हो गया। बोलो बेटा, देखो जरा, तो ये दो हो गए। एक हो गया हमारा सोडियम एल्काइल सल्फेट। मैं चाहूंगा फार्मूला आप ही बता दें मुझे, बताओ बीच में SO3 होगा या SO4 होगा? SO4 होगा क्योंकि सल्फेट है। ओके बेटा, दिस इज अबाउट सोडियम एल्काइल सल्फेट। आपको एग्जांपल लिखना चाहते हो इसका, एग्जांपल आप समझ चुके होंगे। आर की वैल्यू हमें लंबी करनी है। मान लो हमने ये 12 कार्बन का लगा दिया, और 12 कार्बन का मतलब मैं बता चुका हूं लॉरिल, तो 12 दूनी 24, 24 और 1 25, नाम बन गया सोडियम लॉरिल सल्फेट। और इसकी बड़ा एक खास बात है कि दे आर 100% बायोडिग्रेडेबल। आल्दो मैं शुरुआत में मैंने बोला था कि सिंथेटिक डिटर्जेंट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, बट सोडियम एल्काइल सल्फेट जो होते हैं दे आर 100% बायोडिग्रेडेबल। मैं पहले बोल चुका हूं लॉरिल शब्द जब भी आएगा तो टोटल कार्बन कितने होंगे? 12। ठीक है, तो पहला एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल बेटा देख लो। दूसरा एग्जांपल क्या होगा भाई? SO3 वाला, सल्फोनेट वाला, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। राइट, ये एल्काइल हो गया, ये बेंजीन हो गया। सल्फोनेट का मतलब SO4 या SO3? SO3। ओके, आर की वैल्यू क्या होगी भाई? लंबी, 11 कार्बन, 12 कार्बन, 15 कार्बन, जो कुछ चाहो वो लगा दो, लंबा लगाएंगे बस। ठीक है, अच्छा सुना बेटा। अब ये जो सल्फोनेट है, जो ये दूसरे टाइप के एनायनिक डिटर्जेंट है, ये भी दो प्रकार की बेटा हो सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि जो एल्किल ग्रुप लगा हुआ है ये लीनियर है या बेटा ये ब्रांच है। सुनते रहना बेटा, अगर ये एल्किल ग्रुप लीनियर है तो इन्हें कहते हैं हम लोग लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, और अगर इसमें ब्रांचिंग है तो उसे कहते हैं ब्रांच्ड एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, तो मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे गोला कर देंगे जो नोट्स में लिख रहे हैं, और जो बुकलेट वाले हैं वो चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं लिखा, सब लिखा हुआ है। आप इसके नीचे ऐसे करेंगे। ठीक है, तो मैं ये रब कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। एनायनिक डिटर्जेंट सल्फेट भी होते हैं, सल्फोनेट भी होते हैं। सल्फेट जो है वो 100% बायोडिग्रेडेबल है, सल्फोनेट में ऐसा नहीं है। मैं इस फिगर को दोबारा बना दे रहा हूं जो मैं समझाना चाहता हूं। ठीक है, अब आप लोग जो नोट्स बना रहे हैं ऐसे लिखें कि एल्किल ग्रुप
अगर लीनियर है, लीनियर मतलब अनब्रांच्ड, तो इन्हें बेटा हम लोग कहते हैं लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट और सॉफ्ट डिटर्जेंट। अभी समझाऊंगा सॉफ्ट का मतलब क्या है। और दूसरा बेटा है, अगर ये आर जो ये ब्रांच्ड हो, अगर ये आर बेटा ब्रांच्ड है तो इन्हें कहते हैं ब्रांच्ड एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। सामने देखिएगा, ब्रांच्ड एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। थोड़ा कंट्रोवर्सी है, ये तो सही चलता है। लीनियर एल एल्काइल ए सल्फोनेट एस, ब्रांच्ड एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, और इन्हें बेटा हम लोग कहते हैं हार्ड डिटर्जेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं बार बार चूंकि इस चीज को बोल रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट इसको याद करे। कुछ भी याद नहीं करना प्लीज बेटा। क्या मैं बार बार बोल रहा हूं? मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि एनायनिक डिटर्जेंट में सल्फेट शब्द भी आता है और सल्फोनेट शब्द भी आता है। अगर फार्मूले में SO4 दिख रहा है तो वो सल्फेट है, और SO3 दिख रहा है तो वो सल्फोनेट है। ओके, आसान बेटा। अब सवाल ये था कि सॉफ्ट डिटर्जेंट क्यों कह रहे हैं और हार्ड क्यों कह रहे हैं। देखिए, लीनियर वाली जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, बायोडिग्रेड हो जाते हैं। और इनकी जो बायोडिग्रेडेबिलिटी होती है ये बहुत कम होती है, इसलिए ये हार्ड कहलाते हैं और ये सॉफ्ट कहलाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि लीनियर वाले की बायोडिग्रेडेबिलिटी ज्यादा क्यों होती है और ब्रांच वाले की कम क्यों होती है। आप खुद देख लो भैया, अरे आप खुद समझो ना। एक ये लीनियर चेन है, आपको रटना मत, ठीक। और इतने ही कार्बन की हमने ऐसे करके ब्रांचिंग वाली बना दी। आपको सोचो, लीनियर में वातावरण में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको अटैक करने के लिए सरफेस एरिया ज्यादा प्राप्त हुआ, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक ज्यादा होगा। अटैक होगा ज्यादा तो जल्दी से डिकम्पोज हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबिलिटी ज्यादा होगी, सॉफ्ट डिटर्जेंट। और जितनी ज्यादा बेटा ब्रांचिंग होगी तो सरफेस एरिया उतना ही क्या हो गया, कम हो गया। और सरफेस एरिया जब कम हो गया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक भी क्या हो गया, कम। अटैक होगा कम तो डिकम्पोज होगा कम, इसीलिए कहते हैं हार्ड डिटर्जेंट। तो लीनियर वाले इजीली डिकम्पोज होंगे ड्यू टू हाई सरफेस एरिया, सॉफ्ट डिटर्जेंट। ब्रांच वाले इजीली डिकम्पोज नहीं होंगे ड्यू टू लेस सरफेस एरिया, हार्ड डिटर्जेंट। तो क्या यहां से एक पॉइंट ये निष्कर्ष निकल के नहीं आ रहा है कि बायोडिग्रेडेबिलिटी, जगह नहीं है यहां लिख रहे हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। बोलो, ब्रांचिंग ज्यादा बायोडिग्रेडेबिलिटी कम, ब्रांचिंग कम बायोडिग्रेडेबिलिटी ज्यादा। ओके, तो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये लिख लिया, इसके नीचे थोड़ा ऐसे दिखा दिया, उसके नीचे आपने ये लिख लिया। जो बच्चे शीट में पढ़ रहे हैं पेज नंबर 37 पर, आइए मैं पढ़ के दिखा दूं। कैटायनिक डिटर्जेंट हैविंग जर्मिसेबल प्रॉपर्टी, उसी के आगे लिख लीजिए यूज्ड इन हेयर शैम्पू और हेयर कंडीशनर, हेंस एक्सपेंसिव। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जो कुछ एक्स्ट्रा लगा हो उसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एनायनिक डिटर्जेंट उसी लाइन में आगे लिख दीजिए यूज इन टूथपेस्ट
दो प्रकार के हैं, सोडियम एल्काइल सल्फेट, एग्जाम्पल लिखा हुआ है सोडियम लॉरिल सल्फेट 100% बायोडिग्रेडेबल। दूसरा लिखा है सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। ये सब आपकी कॉपी में विधिवत लिखा हुआ है। जहां पे आपकी कॉपी में ये सब लिखा है उसके लेफ्ट में जगह खाली पड़ी है, उसके लेफ्ट में आप ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए और इस प्रकार से शो कर दीजिए ये चीज। ओके, अच्छा अब जरा तुम लोग बताओ, अब मैं नहीं बताऊंगा तुम लोग बताओगे, देख के बताओ जरा। चाहे सल्फेट वाला डिटर्जेंट हो चाहे ये सल्फोनेट वाला हो, राइट, देख के बताइए जरा, इसमें मीसेल एनायनिक होगी या कैटायनिक? एनायनिक, क्योंकि जो आर वाला जो पार्ट है वो निगेटिव के साथ है, तो मीसेल कैसी होगी? एनायनिक होगी, राइट। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि इस एनायनिक डिटर्जेंट में नॉन पोलर पार्ट कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट, और ये क्या हो जाएगा? पोलर हाइड्रोफिलिक पार्ट। इससे तो हमें कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो जो आर वाला जो पार्ट होता है वो नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हेटर होता है, और जो चार्ज वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लवर होता है, पोलर होता है। और हुजूर इस पार्ट का क्या कोई यूज है? नहीं, हमारे काम का वही पार्ट होता है जिसमें आर प्रेजेंट होता है, तो ये तो हमारे लिए बेकार, राइट। ओके, कैटायनिक डिटर्जेंट हो गया, एक्टिव पार्ट कैटायनिक था। एनायनिक डिटर्जेंट हो गया, एक्टिव पार्ट एनायनिक था। एक बेटा और बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, नॉन आयनिक डिटर्जेंट, मतलब इसके अंदर कोई भी आयन नहीं होता है। तीसरा है नॉन आयनिक डिटर्जेंट, कोई आयन इसके अंदर नहीं होगा। ये जब मीसेल का फॉर्मेशन करेगा तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, नो आयन। अब देखो, नॉन आयनिक डिटर्जेंट क्या होता है, आराम से। नॉन आयनिक डिटर्जेंट एक्चुअली दे आर ईस्टर। बेटा बोलो क्या है? ईस्टर। अब अगर ये ईस्टर है तो ईस्टर को बनाना तो बहुत आसान होता है। अपन एसिड ले लेते हैं और एल्कोहल ले लेते हैं। एसिड प्लस एल्कोहल बराबर ईस्टर। अब सुनो, खास बात इसकी ये होगी कि ये जो एसिड होगा ये हायर फैटी एसिड होगा, आर की वैल्यू खूब ज्यादा होगी। हुजूर सोप हो या डिटर्जेंट हो भैया, हम छोटा एसिड तो कभी लेते ही नहीं, आर की वैल्यू लंबे से लंबी। तो जब इस नॉन आयनिक डिटर्जेंट को हम बनाते हैं, इस ईस्टर को हम बनाते हैं, तो एसिड लेते हैं हायर फैटी एसिड, मान लिया स्टेरिक एसिड। और ये जो एल्कोहल बेटा होता है, ये साला एल्कोहल भी कोई छोटा मोटा नहीं होता है, ये भी भारी भरकम होता है। अर्थात अब पेन बंद कर दी, अर्थात नॉन आयनिक डिटर्जेंट हम बनाते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट एल्कोहल को फैटी एसिड, स्टेरिक एसिड मान लीजिए, जब इन दोनों का रिएक्शन होकर ईस्टरिफिकेशन होता है तो ये जो ईस्टर बनता है यही ईस्टर होता है नॉन आयनिक डिटर्जेंट। अब फैटी एसिड में तो कुछ भी ले सकते हैं, एग्जांपल के तौर पर आपने स्टेरिक एसिड ले लिया। सबसे ज्यादा समझने योग्य बात यह है कि हाई मॉलिक्यूलर वेट एल्कोहल क्या होता है। यस, यही समझने वाला पॉइंट है बेटा। ये हाई मॉलिक्यूलर वेट एल्कोहल हम कैसे बनाएंगे बेटा? इसको बनाने के लिए हम ग्लाइकोल का रिएक्शन ढेर सारे एथिलीन ऑक्साइड से कराते हैं। एथिलीन ऑक्साइड बोले तो ऑक्सीडेन, बोले तो इपॉक्साइड, बोले तो साइक्लिक ईथर, ढेर सारे एथिलीन ऑक्साइड
ग्लाइकॉल के साथ मर्ज होकर हाई मॉलिक्यूलर वेट एल्कोहल बनाएंगे, अभी मैं दिखाऊंगा बनाकर। और ये हाई मॉलिक्यूलर वेट एल्कोहल हायर फैटी एसिड फॉर एग्जांपल स्टेरिक एसिड से एस्टरिफिकेशन करता है और बने हुए ईस्टर को कहते हैं नॉन आयनिक डिटर्जेंट। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉन आयनिक डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं लिक्विड डिश वॉशिंग में, यूज्ड इन लिक्विड डिश वॉशिंग पाउडर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो नोट्स बना रहे हैं वो ऐसे ही लिख लें, और जो सीट से पढ़ रहे हैं उनको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस वो इस पॉइंट को लिख लें। ठीक, अब मैं आपको क्या करूंगा, मैं ग्लाइकॉल और एथिलीन ऑक्साइड से ये बनाकर दिखाऊंगा और इसको ट्रीट करके ये बनाकर दिखाऊंगा। राइट, तो नजरें जमाए रहिए, रटना बिल्कुल नहीं है। आइए जरा देखते हैं। देखा देखा बेटा, थोड़ा छोटा छोटा मैं लिख रहा हूं। उम्मीद करते हैं मेरे छात्रों को मालूम है ग्लाइकॉल इज ए डाइहाइड्रिक अल्कोहल एंड ग्लिसरॉल जो आपने पढ़ा था वो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल था, और इसकी रिएक्शन मैंने ढेर सारे एथिलीन ऑक्साइड से कराई। प्लीज बेटा ध्यान से देखिएगा कैसे पढ़ा रहे थे। सुनो बेटा, ये बॉन्ड टूटा, एक वैलेंसी O पे खाली हुई, एक वैलेंसी C पे खाली, और ये जो है ये यहां पर जाकर ये इंसर्ट हो गया। क्या हो गया बेटा, इंसर्ट हो गया। देखिए क्या बना, हाई मॉलिक्यूलर वेट एल्कोहल बनेगा। ध्यान से देखेंगे, OCH2 ढेर सारे ओके, पॉली एथिलीन ग्लाइकॉल, ढेर सारे के लिए पॉली शब्द इस्तेमाल किया। बात में क्लियर हो रही है? ये आपने हाई मॉलिक्यूलर वेट एल्कोहल बना लिया, अपना ध्यान रखना बेटा। अब इस हाई मॉलिक्यूलर वेट एल्कोहल का हमने एस्टरिफिकेशन करा दिया विद स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड, इसका H और इसका OH अलग हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूं जो मैं सबसे पहले ईस्टर बनाकर दिखाया था बहुत हेल्पफुल मिल रही होगी, आपको हेल्प मिल रही होगी। CH2 ढेर सारे और OH। यस, ये जो ईस्टर आपको प्राप्त हुआ है यही ईस्टर बेटा कहलाता है नॉन आयनिक डिटर्जेंट। आप लोग जब ध्यान से देखिएगा, हम लोग इतनी देर से डिटर्जेंट पढ़ रहे हैं, सोप पढ़ रहे हैं, हमारा जो एक्टिव पार्ट था वो था जिसमें नॉन पोलर चेन थी, और आप देखिए ये रही वो नॉन पोलर चेन। यस, दिस इज द नॉन पोलर पार्ट ऑफ नॉन आयनिक डिटर्जेंट। दिस इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट, बोलो बेटा, and this is the polar part, hydrophilic part, remain at surface of grease, remain at water surface, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ओके, और दिस इज कॉल्ड नॉन आयनिक डिटर्जेंट, यही होता है। ये रहा इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट जो ग्रीस के अंदर घुस जाएगा बेटा,
और ये रहा इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट जो वाटर पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा। देखिए आप बताओ क्या कोई चार्ज है? तो कोई चार्ज नहीं है। सो दिस इज द नॉन आयनिक डिटर्जेंट। ओके, तो इस प्रकार से आज देखो मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि सोप पूरा हो चुका है, डिटर्जेंट भी पूरा खत्म हो गया। डिटर्जेंट में हम लोगों ने देखा कैटायनिक डिटर्जेंट जर्मिसाइडल होता है, एनायनिक डिटर्जेंट, एनायनिक में जो सल्फेट वाला है जिसमें SO4 है वो बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन जो सल्फोनेट है जिसमें SO3 है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबिलिटी जो होती है वो ब्रांचिंग के इन्वर्सली होगी। ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ती जाती है सरफेस एरिया कम हो जाएगा, अटैक कम हो जाएगा, अटैक कम हो जाएगा तो बायोडिग्रेडेबिलिटी भी कम हो जाएगी। मैं अपने छात्रों को कम से कम की 10वीं बार में बोल चुका हूं कि अगर SO4 आता है तो सल्फेट और SO3 आता है तो सल्फोनेट। कुछ दिनों बाद आप एक पॉइंट भूल जाएंगे, उसका एक छोटा सा लर्निंग टिप दे रहा हूं। सल्फेट में क्या आया था? SO3 और सल्फोनेट में क्या था? SO3। ध्यान सुन लो, जिसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा, दैट इज 100% बायोडिग्रेडेबल। मैंने अभी पढ़ाया कि एनायनिक डिटर्जेंट में एक 100% बायोडिग्रेडेबल था और एक नहीं था। तो जिसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा है वो 100% बायोडिग्रेडेबल है। मतलब सल्फेट वाला 100% बायोडिग्रेडेबल है और सल्फोनेट वाला 100% बायोडिग्रेडेबल नहीं। मैंने आप लोगों को बताया कि नॉन आयनिक डिटर्जेंट कैसे बनता है। आंख बंद करके सोचो। स्टेरिक एसिड, हायर फैटी एसिड और हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल, एस्टरिफिकेशन हुआ, ईस्टर बना। इसी ईस्टर को कहते हैं नॉन आयनिक डिटर्जेंट। सवाल ये उठ रहा था हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल कैसे बनाया? तो कैसे बनाया? ग्लाइकॉल का रिएक्शन हमने कराया ढेर सारे एथिलीन ऑक्साइड से। CO बॉन्ड कटा और ये जाकर C और O के बीच में इंसर्ट हो गया। राइट बेटा, ये बन गया पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल। और इस हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल का स्टेरिक एसिड से हमने एस्टरिफिकेशन करा दिया, एक H इधर और इसका OH और ये बन गया ईस्टर। इसी ईस्टर को कहते हैं हम लोग नॉन आयनिक डिटर्जेंट। दिस इज द नॉन पोलर पार्ट, दिस इज द पोलर पार्ट। जस्ट मिनट, आपकी कॉपी में, आपकी बुकलेट में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। ये जो O है आपकी कॉपी में वो इधर बन गया है, उसको हटाकर इधर कर लीजिए और सिमिलरली नीचे भी सही कर लीजिए। O इधर बन गया है, उसको हटाकर इधर कर लीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द सरफेस एक्टिव एजेंट। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। अगला वीडियो आएगा हमारा थर्ड डे ग्रुप का। उसके पहले लिंक से थर्ड डे और फोर्थ डे की सीट डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका प्रिंट भी निकाल लीजिएगा अगर हो सके तो। ओके भाई, थैंक यू।